नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 में। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर के निजी अस्पताल में एक हादसा हुआ जिसमें सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान ये हादसा हुआ। दम घुटने से 3 सफाई कर्मियों की मौत हो गई। सफाई के लिए टैंक में उतरे थे 4 से 4 मजदूर। एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल के बाहर देर रात तक हंगामा हुआ। बिना सुरक्षा के काम करवाने का आरोप लगाया जा रहा है। तो सेप्टिक के अंदर 4 मजदूर साफ करने के लिए उतरे थे, जिनमें से 3 की मौत और 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो राजधानी रायपुर के निजी अस्पताल का ये पूरा मामला है। सेप्टिक टैंक के सफाई के दौरान दम घुटने से 3 कर्मियों की मौत हो गई। तो इस खबर में ज्यादा जानकारी के साथ मोनिका दुबे रायपुर से हमारी संवाददाता लाइव जुड़ चुकी है। मोनिका, रायपुर के एक निजी अस्पताल में ये हादसा हुआ है। कई दफा ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जब सफाई के दौरान कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास इस मामले में? जी बिल्कुल। देखिए, रायपुर के निजी अस्पताल से जो मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर देर रात तक जो परिजनों का हंगामा है वो चला। देर रात तक हाई जो वहां पर जो स्थिति वहां पर बनी हुई थी, साथ ही पुलिस वालों के बीच में और बस्ती वालों के बीच में गहमा गहमी का माहौल था। पूरा मामला अगर हम आपको बताना चाहेंगे वो ये है कि 4 मजदूर सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए निजी अस्पताल के कैंपस में ही वहां उतरे हुए थे। लगभग 40 फुट गहरा सेप्टिक टैंक बताया जा रहा था। जो काम मशीन के द्वारा किया जाना था वो वहां पर मजदूरों के माध्यम से कराया जा रहा था, यानी कि मैनुअल पावर से करवाया जा रहा था। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, सेप्टिक टैंक के अंदर उतरे, उनकी हालत खराब हुई और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आनंद फानंद में वहां पर पुलिस की टीम और जो परिजन पहुंचे, उसके बाद मजदूरों की मौतों के बाद जो वहां माहौल हुआ, वहां पथराव हुए, वहां पर धक्का मुक्की हुई, वहां पर परिजनों का आक्रोश देखा गया और देर रात तक जो ये हाई वोल्टेज रखा है वो वहां पर चला। परिजनों का आक्रोश अस्पताल प्रबंधन पर टूट पड़ा और अस्पताल प्रबंधन ने आनंद फानंद में पीछे के रास्ते से एम्बुलेंस में शवों को डालकर मेकाहारा के लिए वहां से वो रवाना हुए और मजदूरों की मौत पर जमकर वहां पर जो नारेबाजी है वो करते हुए नजर आए। तो रायपुर की निजी अस्पताल से पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर 3 मजदूरों की जो मौत है वो हो चुकी है। 4 मजदूर उतरे हुए थे, 3 की मौत हो गई है। गंभीर रूप से भी जो घायल है या गंभीर रूप से जो स्थिति है उसकी वो बनी हुई है। दम घुटने से जो उनकी मौतें हैं वो हुई है। मुआवजे की मांग परिजन और उनके बस्ती वाले के लोग कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। देखने वाला विषय होगा कि इस मामले पर आगे क्या कुछ खास हो सकती है। जी बिल्कुल मोनिका, तो एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जो काम मशीनों के द्वारा कराई जानी थी वो यहाँ पे इंसानों से करवाया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो एक बड़ी लापरवाही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बजट 2026-27 में इस बार सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी इलाके पर दिखा तो वे है बस्तर और सरगुजा संभाग। साई सरकार ने 1.72 लाख करोड़ के बजट में इन आदिवासी अंचलों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और कनेक्टिविटी को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का नया बजट बस्तर और सरगुजा संभाग के विकास को नई रफ्तार देने की कोशिश करता नजर आ रहा है। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा और रोजगार को जोड़ते हुए इन क्षेत्रों के लिए कई अहम योजनाएं घोषित की है। सबसे बड़ी पहल शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। अबूझमाड़ जैसे दुर्गम इलाके में एजुकेशन सिटी बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 150 नए विद्यालय खोलने की योजना भी बजट में शामिल है। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। कुनकुरी, महेंद्रगढ़ और दंतेवाड़ा में 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, जबकि जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के संचालन का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, 3 नए मेडिकल कॉलेज, कुनकुरी, महेंद्रगढ़, दंतेवाड़ा, जगदलपुर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा और रोजगार को ध्यान में रखते हुए 1500 बस्तर फाइटर्स का भर्ती का ऐलान किया गया है। इसके अलावा बस्तर नेट परियोजना और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
दूर दराज के इलाके को जोड़ने के लिए सड़क, बस सेवा और मोबाइल नेटवर्क पर भी जोर दिया गया है। सरकार ने 500 नए मोबाइल टावर लगाए और बस्तर सरगुजा बस सेवा शुरू करने के लिए बजट दिया है। बस्तर सरगुजा बस सेवा 10 करोड़, नई सड़क परियोजनाएं। सरकार पर्यटन और खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा देना चाहती है। मैनपाट पर्यटन विकास और बस्तर सरगुजा ओलंपिक के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। पर्यटन और खेल, मैनपाट पर्यटन विकास, बस्तर ओलंपिक 5 करोड़, सरगुजा ओलंपिक 5 करोड़। हमने सदैव यह प्रयास किया है कि राज्य के दूरस्थ ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्र भी विकास पथ पर मैदानी क्षेत्रों से कंधे से कंधा मिलाकर चलें। इस दृष्टि से हमारे प्रदेश में बस्तर एवं सरगुजा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब जब नक्सलवाद का सूर्यास्त हो रहा है और बस्तर की पावन धरती शांति, पुनर्निर्माण और भरोसे की ओर लौट रही है, ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करते हुए बस्तर के विकास पर अपने प्रयासों को केंद्रित करें। विकास का यही मॉडल सच्चे अर्थों में समावेशी विकास होगा। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं के जरिए बस्तर और सरगुजा संभाग को शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में राज्य के अन्य क्षेत्रों के बराबर लाया जाएगा। सरकार का यह भी दावा है कि ये बजट इन इलाकों को विकास की मुख्य धारा में लाने का एक रोड मैप है। प्रोग्रामिंग डेस्क INS 24/7। तो अब बात कर लेते हैं सीएम राउंडअप की। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। वहीं उज्जैन दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया और करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी। देखिए रिपोर्ट। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को उज्जैन में 662 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसमें उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित नगर विकास योजनाएं, सिंहस्थ 2028 संबंधी कार्य एवं गीता भवन का भूमि पूजन शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन वो नगरी है जहां सम्राट विक्रमादित्य के गौरवशाली अतीत को जीवंत करते हुए 30वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है। अभी 13,500 करोड़ से ज्यादा के काम तो सिंहस्थ के चल रहे हैं। अकेले 2026-27 में हमारे 3,600 करोड़ के कामों के लिए फिर प्रावधान किया है। आज मंगलनाथ की कृपा से मंगल बेला में अगर मैं देख रहा हूं तो लगभग 662.46 लाख करोड़ के अलग अलग काम, जिसमें 364 करोड़ 37 लाख की लागत से इतने सारे मार्ग हैं। मार्ग भी पढ़ो तो लगेगा ज्यादा हो रहा है। और सबसे बड़ा ये गीता भवन की बड़ी सौगात लगभग 78 करोड़ की लागत से जोरदार ताली बजा करके सारे निर्माण कार्य का भूमि पूजन लोकार्पण का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे पहला विश्वविद्यालय कोई खुला है तो उज्जैन में खुला था विक्रम विश्वविद्यालय। ये वो नगरी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं, जिसमें सिंहस्थ 2028 के तहत उज्जैन में चिमनगंज मंडी चौराहा से इंदौर रोड तक एक एलिवेटेड 2 लेन रोड का निर्माण होगा। 945 करोड़ रुपए की लागत से 5.5 किलोमीटर 2 लेन बनेगा। ये 2 लेन सिंहस्थ के क्राउड को मैनेज करने वाले मुख्य मार्गों के रूप में उपयोग किया जाएगा। रीवा जिले के पनवार माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली है। 7,530 हेक्टेयर में सिंचाई, 37 गांव के किसानों को लाभ मिलेगा। 8 मार्च से 22 मार्च तक जल महोत्सव हर गांव में मनाने का फैसला किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, INS न्यूज, भोपाल।
वहीं विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात सीआईएसएफ के जवानों के लिए रुकने ठहरने के लिए बैरक की व्यवस्था कर दी गई है। बैरक का उद्घाटन केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने वर्चुअल जुड़कर किया। इस अवसर पर उड्डयन मंत्री नायडू ने एयरपोर्ट में इस सौगात के लिए बधाई देते हुए प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा, देश में लगातार हवाई अड्डों की संख्या बढ़ रही है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में अभी 10 हवाई अड्डों से लोगों को बेहतर उड़ान सेवाओं का लाभ मिल रहा है। खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा का प्रयास सराहनीय है। एयरपोर्ट पे आज बैरक का उद्घाटन हुआ है, साथ ही साथ रीवा पे फ्लाइट, रीवा रायपुर की फ्लाइट भी स्टार्ट हुई है और यह उद्घाटन माननीय हमारे जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है श्री राम नायडू द्वारा किया गया। उक्त प्रोग्राम में हमारे माननीय मोहन यादव जी भी सम्मिलित हुए, साथ में यहाँ के सांसद माननीय वीडी शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री जी भी सम्मिलित हुए। कहते हैं योग्यता के साथ भावनाएं भी हो तो उसका हर कोई कायल हो जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बलौदाबाजार जिले के नए प्रशासक की, जिनके व्यवहार की हर कोई सराहना कर रहे हैं। कलेक्टर कुलदीप शर्मा साप्ताहिक जनदर्शन को केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं मानते, उनका संवेदनशील व्यवहार देखने को मिला। मंगलवार जनदर्शन में जहां फरियाद लेकर पहुंचे बुजुर्ग लाइन में खड़े थे, तभी कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने उन्हें बुलवाकर उनके अपने पास कुर्सी लगवाकर उन्हें आदरपूर्वक बिठाया, धैर्य और सम्मान के साथ उनकी समस्या सुनी। इस दौरान वहां मौजूद लोग अधिकारी के इस आत्मीयता को देखकर भावुक हो गए। वहीं एक अन्य बुजुर्ग जब राजस्व विभाग का टिकट लेकर आवेदन लेकर पहुंचे तो कलेक्टर ने उन्हें स्नेह से समझाया कि जनदर्शन में साधारण हाथ से लिखा आवेदन भी स्वीकार किया जाता है। इस दौरान कलेक्टर शर्मा ने कलेक्ट्रेट में ही आवेदन लिखने के लिए कंप्यूटर और ऑपरेटर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। देखा जाए तो प्रशासन का यह चेहरा लोगों में भरोसा जगा रहा है। वहीं बदनावर कृषि उपज मंडी परिसर में साध्वी ऋतुम्भरा ने धर्मसभा को संबोधित किया। इस दौरान साध्वी ने सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति और परंपराओं के प्रति लोगों में चेतना जगाई। कानवन गांव में उन्होंने लगभग 38 लाख रुपए की लागत के गौशाला का लोकार्पण और अखंड परमधाम आश्रम में 67 लाख से बनने वाले 6 आंगनबाड़ी भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। इस दौरान धर्मसभा में साध्वी ऋतुम्भरा ने कहा कि विश्व में भारत की शक्ति बढ़ी है। जिस जहाज पर तिरंगा लगा होता है उस पर कोई भी देश मिसाइल गिराने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने कहा, हमारा देश मानव जाति के कल्याण के लिए सोचने वाला है, जो पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखता है। यह परंपरा भारतीय संस्कृति की पहचान है। भारतीय एकता का मुख्य आधार संस्कृति है। बता दें कि इंदौर से सड़क मार्ग में बदनावर पहुंचने के दौरान रास्ते भर गाँव में साध्वी ऋतम्भरा का पुष्प वर्षा से स्वागत वंदन किया गया। उनके साथ संत सत्य श्रेय गिरी महाराज और पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव भी मौजूद थे। बात कर लेते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर से खबर सामने आई है, जहां पत्नी ने अपने पति पर 3 शादियां और ब्लैकमेलिंग करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं दिल्ली से युवतियां लाकर अनैतिक काम कराने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि युवती ने 2024 में घर वालों से बगावत कर अपने प्रेमी से लव मैरिज की थी। मामला हजीरा थाना क्षेत्र के बिरला नगर का है। युवती की शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। दरअसल विवाहिता ने न्याय की गुहार लगाते हुए बताया है कि 2024 को घर के पास रहने वाले अनिकेत वर्मा से इंदौर के आर्य समाज में शादी की थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद पता चला कि पति अनिकेत पहले से ही शादीशुदा है। आगे पता चला कि अनिकेत ने उसके साथ ही तीसरी लड़की से भी लव मैरिज की है। पत्नी ने बताया, जब तो विरोध किया तो अनिकेत ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
बात यह है कि वो मेरा हस्बैंड है, उसने मेरे से शादी करी थी, उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी, उसने सेकंड शादी मुझसे करी है, थर्ड शादी किसी और से कर ली, मुझे धोखे में रख के उसने किसी और से शादी कर ली, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे लगा कि वो बाहर काम कर रहा है और मुझे बाद में उसके दोस्त यार ने बताया ना कि उसने तो शादी कर ली है, वो दिल्ली से मुसलमान कोई लड़कियाँ 2-3 लेके आया, उनसे ही काम करवा रहा है उल्टा सीधा यहाँ पे, और उसी से उसने शादी कर ली है। एक जनसुनवाई में हजीरा थाने के क्षेत्र की रहने वाली युवती द्वारा बताया गया है कि एक अनिकेत वर्मा नाम के युवक द्वारा उसके साथ चीट किया गया है। बताया था कि वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन जब युवती उसके साथ दोस्ती में रही तो बाद में पता चला कि वो शादीशुदा है। उसके बाद वो उसको धमकाता है और उसके पास कुछ ऐसे फोटोग्राफ हैं जिनको वायरल करने की बार बार धमकी देता है, बदनाम करने की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 30% महिला आरक्षण का प्रावधान लागू कर दिया है। ऐसा करने वाला जबलपुर मध्य प्रदेश का पहला बार एसोसिएशन बन गया है। जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनीष मिश्रा और सचिव ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी बताया कि मंगलवार को जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता सुधीर नायक की अध्यक्षता में सामान्य सभा की बैठक हुई, जिसमें संविधान संशोधन सर्वसम्मति से पारित कर लिया गया। उसके बाद निर्णय लिया गया कि किसी भी आपराधिक प्रकरण में 5 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले वकीलों को जिला बार चुनाव में वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। साथ ही अब नवागत वकीलों को जिला बार की प्रारंभिक 2 वर्ष की सदस्यता अस्थायी यानी प्रोविजनल मिलेगी। जब वे सालाना 5 कोर्ट आदेश पत्रक सहित आवेदन प्रस्तुत करेंगे तभी परीक्षण करके जिला बार की सदस्यता को स्थायी किया जाएगा। इससे पूर्व चुनाव में प्रत्याशी बनने, मतदान करने और सामान्य सभा में शामिल होने की अधिकारिता नहीं मिलेगी। वहीं दुर्ग जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कुम्हारी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। खारून ग्रीन कॉलोनी के पास घेराबंदी कर अवैध अफीम की तस्करी और बिक्री करने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। भिलाई नगर सीएसपी ने बताया, सूचना मिली थी कि खारून ग्रीन कॉलोनी के पास एक व्यक्ति अफीम बेचने की फिराक में है। इस पर टीम ने मौके पर पहुंची और गुरमेल सिंह को हिरासत में लिया। आरोपी के कब्जे से 2 लाख के 403 ग्राम अफीम जब्त की गई है। वहीं 14,46,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। पर खारून ग्रीन्स कॉलोनी के गेट नंबर 2 के पास जो कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत एरिया है, वहाँ पे मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति जिसका नाम गुरमेल सिंह है, उसके कब्जे से लगभग 403 ग्राम अफीम, लगभग 14,46,000 रुपये नगद और 2 नग मोबाइल, लगभग 16 लाख रुपए का सामग्री उससे जब्त किया गया है और उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाकर के उसको गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। जबलपुर से सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां घर छोड़ने का झांसा देकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। घटना के बाद महिला के सिर पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कार में बिठा लिया और कार में उसको खजरी खिरिया से इंद्राणा तरफ ले जाकर जो मझोली थाना का निगई गांव है वहां तालाब में ले जाकर दोनों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया और उसको हांकी से उसके सिर में भी मार दिया। बाद में वो अपने भाई के माध्यम से और डायल 112 के माध्यम से रिपोर्ट को थाना मझोली पहुंची। मझोली में इन दोनों के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर लिया गया है और आरोपी संजू और दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। आगे विवेचना की जा रही है। वहीं जशपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी अनुसार नारायणपुर थाना क्षेत्र के प्रेमनगर कराडीह का रहने वाला मृतक सुनील राम कुछ माह पहले ही कांसाबेल थाना क्षेत्र के ढेंगुर जोर की रहने वाली मीराबाई के साथ प्रेम प्रसंग में पत्नी के रूप में अपने घर पर रखा था। वहीं मृतक की मां भी साथ रहती थी। इसी दौरान 1 मार्च को आरोपी पत्नी मीरा ने अपने परिजन को बुलवाकर पति के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में चोट के कारण सुनील की 2 दिन बाद मौत हो गई।
उसकी पत्नी मीराबाई एवं उसके रिश्तेदारों के द्वारा दिनांक 1/3/26 को मारपीट किया गया था, जिससे उसकी मृत्यु दिनांक 3/3/26 को हो गया है, जिस पर थाना नारायणपुर में मर्ग इंटीमेशन दर्ज कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान उसकी मृत्यु उसके शरीर में आए गंभीर चोटों से होना पाया जाने पर थाना नारायणपुर में 103(1) और 190 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए। जिले की सड़कों पर बेकाबू रफ्तार अब मासूम जिंदगियों को निगलने लगी है। दोपहर करीब 3:30 बजे पन्ना में नेशनल हाईवे 39 पर उस समय चीख पुकार मच गई जब पन्ना छतरपुर मार्ग स्थित छप्पर मोड़ के पास एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 2 युवकों को बेरहमी से रौंद दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि 20 वर्षीय सुमित वर्मा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उसका साथी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सीमेंट की बोरियों से लदी पिकअप तेज रफ्तार में थी। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। इधर रानीगंज पूर्वाई निवासी सुमित की मौत ने परिजन को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि सुमित घर का इकलौता चिराग था। रानीगंज पूर्वा से पन्ना के लिए आ रहे थे। हाँ। कहाँ पे हादसा हुआ है? ये हुआ है ढाबा के पास, काष्ठागार और ढाबा के बीच में। कैसे हादसा हुआ था? कितने लोग सवार थे बाइक में? उसमें 2 लोग सवार थे। क्या हुआ हादसे में? हादसे में एक्सीडेंट हो गए, एक की मौत हो गई उसको। कहाँ के थे ये लोग? रानीगंज पूर्वा। पन्ना आ रहे थे? हाँ, पन्ना आ रहे थे। कैसे हुई है? बात करते हैं गंभीर समस्या की। रायगढ़ जिले में उद्योग फ्लाई ऐश के निपटान को लेकर गंभीर नहीं है। जिले में पिछले 3 सालों में उद्योगों के खिलाफ फ्लाई ऐश के अवैध डंपिंग के 200 से ज्यादा प्रकरण दर्ज किए गए हैं। विभाग की ओर से 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी नतीजा सिफर है। उद्योगों के खिलाफ खुले में फ्लाई ऐश डंप करने की लगातार शिकायत आ रही है। दरअसल रायगढ़ जिले में 32 पावर प्लांट है, जिनसे हर साल 2 करोड़ मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का उत्सर्जन होता है। नियमानुसार उद्योगों को फ्लाई ऐश राखड़ बांध में डंप करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। जिले में फ्लाई ऐश के उचित निपटान, अपवहन सुनिश्चित करने के लिए सतत निगरानी की जा रही है। लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत किसी तरीके की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। लगभग अभी तक वर्ष 2022 से हमारे द्वारा 27 उद्योगों के 200 से अधिक प्रकरणों पर 5.5 करोड़ से अधिक के जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।